इस सेशन में बात करेंगे रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स है लाइक एज पीपल, नीम, सागवान, इन सब में रिस्पायरेशन श्वसन कैसे होता है ये समझना है इस सेशन में। तो देखो रिस्पायरेशन, दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर ब्रेक डाउन इनटू रिलीज CO2 एंड वाटर। प्लांट के केस में रिस्पायरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्लांट के केस में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जटिल जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि मीन्स complex organic compound means that compounds is only made up by basically made up by कार्बन, यानी कि अधिकतर जो उनका मेजर जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा, कार्बन से मिलकर वो बने होंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बो HYDREATS कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। इनका जो रेशियो होता है क्या होता है, रेशियो 1:2, 2:1 होता है, यानी कि 1:2, 2:1 होता है। समझ में? नेक्स्ट उसके बाद में आया प्रोटीन्स। क्या है प्रोटीन्स? PROTEINS प्रोटीन्स। प्रोटीन भी एक तरीके से क्या है, एनर्जी देने का काम करते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो बॉडी में क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बॉडी क्या होती है, कहीं बॉडी में क्या होता है, कोई स्क्रैच हो जाता है या कहीं पर कट जाते हैं, तो प्रोटीन ही हेल्प करते हैं उस वुंड को या उस इंजरी को ठीक होने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद में फैट्स भी एक तरीके से क्या है, एनर्जी के सोर्स हैं एनिमल के केस में। और एनिमल के केस में जो फैट्स होता है ना, फैट्स से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद में यही चीज़, लेकिन अगर हम रिस्पायरेशन के केस में, प्लांट के रिस्पायरेशन के केस में देखते हो तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं। और इनके ब्रेक डाउन से क्या मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। समझ में है? तो बताओगे, एक शॉर्ट डिफिनेशन दोगे कि प्लांट के रिस्पायरेशन के केस में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं लाइक एस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। इनके ब्रेक डाउन आफ्टर देयर ब्रेक डाउन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओवरऑल रिस्पायरेशन प्रोसेस में बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि रिस्पायरेशन के समीकरण को अगर हम प्रदर्शित करें तो ऐसे का, यहाँ पर क्या है C6H12O6, यानी कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में क्या हुआ, रिएक्ट किए तो ये, और लास्ट में क्या क्या कह रहा है कि जब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है और KCl बनाता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 686 KCl एनर्जी ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स subtract it may be carbohydrate, fats and in certain condition protein, यानी कि जो ये रिस्पायरेशन है प्लांट के केस में होने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए और कुछ कंडीशन में प्रोटीन होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर फर्स्टली हाइड्रोलाइज बाय द एप्रोप्रिएट एंजाइम सिस्टम टू द हेक्सोज शुगर, यानी कि प्लांट के केस में अगर कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो पहले ही क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज का मतलब बोल सकते हैं टूट जाना या घुल जाना वाटर के साथ में, ऐसे। एक्टिव रिस्पायरिंग रीजन्स आर ग्रोइंग रीजन्स लाइक फ्लोरल आर वेजिटेबल बर्ड्स, germinating seeds, स्टेम एंड रूट एब्सिसेस, यानी कि जो बेसिकली जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन का अगर हम वो देखें, रीजन की बात करें, अधिकतर कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। फ्लोरल का मतलब बोल सकते हैं कोई फ्लावर है। नेक्स्ट उसके बाद में वेजिटेटिव बर्ड्स है,
और जर्मिनेटिंग कोई सीड है, जर्मिनेटिंग सीड कोई अंकुरित हो रहा है सीड। नेक्स्ट वहाँ पे फिर नेक्स्ट कोई स्टेम है, क्या है स्टेम है, एंड रूट एब्सेस का मतलब बोल सकते हैं रूट का कोई पार्ट है वहाँ पे। अगर रिस्पायरेशन की बात करें, जो प्लांट में रिस्पायरेशन होता है या बोल सकते हैं जो लिविंग्स में रिस्पायरेशन होता है, यानी कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति पे अगर उपस्थिति के आधार पर बात करें तो जो रिस्पायरेशन होता है दो तरीके का होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, एना का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो क्या होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। यानी कि दिस रिस्पायरेशन अकर्स या प्रोसीड विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। समझ में आया इतना? आप समझते हैं कि बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है, यूज्ड होता है प्रोसेस के दौरान। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस, यानी कि उस प्रोसेस में क्या होता है ऑक्सीजन उपयोग में नहीं आता है। नेक्स्ट कह रहा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब एरोबिक रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज पूरा एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, जब वो क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि जब वो क्या होता है अपचयित होता है, यानी कि टूटता है, तो कितना एनर्जी रिलीज करता है, 38 एटीपी क्या करता है रिलीज करता है। प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। यानी कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो एक प्लांट में अगर बात की जाए प्लांट सेल में, तो साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, केवल साइटोप्लाज्म में होता है। समझ में? नेक्स्ट इसमें 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन के अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, सर्टेन इंडोपैरासाइट। सर्टेन का मतलब क्या होता है कुछ होता है, और इंडोपैरासाइट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं बॉडी के अंदर या इनसाइड दी बॉडी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं इंडो पैरासाइट। इसमें इंडो पैरासाइट इसके नाम से ही पता चलता है। इंडो का मतलब क्या होता है इनर, पैरासाइट का मतलब बोल सकते हैं परजीवी, जो क्या हो अंदर की बॉडी के अंदर पाए जाएं और वो बॉडी के सेल से क्या लें, अपना न्यूट्रिएंट लें या अपने आप को वहाँ से सरवाइव करें, तो उसे इंडो पैरासाइट बोलते हैं। जो पैरासाइट होते हैं दो तरीके के होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं और इक्टो पैरासाइट होते हैं। तो इक्टो पैरासाइट जो क्या होते हैं बॉडी के ऊपर रहते हैं, यानी कि वो बॉडी के बाहर रहते हैं, बॉडी के बाहर यानी आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं, उसे हम इक्टोपैरासाइट बोलते हैं। जैसे इक्टोपैरासाइट का एग्जांपल जैसे क्या है, मच्छर। क्या है मच्छर क्या होता है बाहर से आता है, कट करके चला जाता है, काट के चला जाता है और फिर उसके बाद में जो जुएं होते हैं, जुएं भी क्या होते हैं बाल में ऊपर शरीर के यानी कि आउटर सरफेस पे होते हैं, तो वो भी क्या इक्टोपैरासाइट है। ये क्या होते हैं ब्लड को शक्कर, ये भी कुछ भी जो है ना पैरासाइट के रूप में है, यहाँ से ही न्यूट्रिएंट लेते हैं जितने भी जू होते हैं। इंडो पैरासाइट की बात करें तो एंटीबीवा हिस्टोरिटिका हो गया, स्केरिया कोलाई हो गया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई बोलते हैं। स्केरिया कोलाई का पूरा उसे स्केरिया ई कोलाई को स्केरिया कोलाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था स्कैरिस कोलाई। नेक्स्ट बात करें दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन, एक शॉर्ट डिफिनेशन के साथ में, एनारोबिक रिस्पायरेशन इज वन इन हुइच ग्लूकोज इज पार्शली ऑक्सीडाइज। यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा क्या है प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है पार्शली क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन टू इल्ड लैक्टिक एसिड आर एथिल अल्कोहल एंड एनर्जी। यानी कि जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो लैक्टिक एसिड और कुछ एनर्जी का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि C6H12O6। फिर फर्दर क्या हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यानी से बता देना एनारोबिक रिस्पायरेशन कैसे डिफाइन कर दोगे। और यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, एरोबिक रिस्पायरेशन स्टोर्ड फूड गेट कम्प्लीटली ऑक्साइड टू
CO2 and water with the release of some energy। जो स्टोर हुई फूड, जैसे मान लो कोई खाना ना, उसको स्टोर कर दो तो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से ऑक्साइड माने कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब टूट जाता है, एकदम सड़ गल जाता है इस तरीके से। टू CO2 एंड वाटर विथ रिलीज ऑफ सम एनर्जी। तो क्या करता है कि ऑक्सीडाइज होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ रिलीज सम एनर्जी। स्टोर फूड को जब हम क्या करते हैं, कोई भी फूड है उसको जब हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद में जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जल देते हैं, और कुछ क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। एरोबिक respiration is one in which molecule oxygen is used for the complete oxidation of glucose by yielding CO2, H2 and 38 ATP मॉलिक्यूल्स। यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन में एक क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, फुली ऑक्सीडाइज होता है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और H2O और 38 ATP निकलता है। कुछ ही पॉइंट को रख के हम एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो, जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है, हैज 3 स्टेप। पहला ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे हम ETS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ETS का फुल नेम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एरोबिक रिस्पायरेशन वो 3 चरणों में पूरा होता है, बोल सकते हैं 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो ग्लाइकोलिसिस इसको और किस किस नाम से जानते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस है, इम्बिडेन या मेयरहॉफ एंड पार्सन्स पाथवे के नाम से जानते हैं, कॉमन रिस्पायरेटरी पाथवे के नाम से जानते हैं, या साइटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। समझ में, अगर ये कोई भी नाम आता है पेपर में तो हमें ग्लाइकोलिसिस से ही रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। In this there is degradation of glucose to pyruvic acid। अब ग्लाइकोलिसिस में होता क्या, जो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं पायरुविक एसिड में, यानी कि पायरुविक एसिड में विदाउट यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का सहायता से। हाँ, यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग किए बिना। नेक्स्ट, उसके बाद में इट टेक्स प्लेस इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज कॉमन एरोबिक एंड एनारोबिक। फिर इसके बाद में क्या, या जो प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, एंड इज कॉमन टू एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। और जो ग्लाइकोलिसिस है एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है। समझ में, अभी तुमने इससे पीछे पढ़ा है डिफरेंसेस बिटवीन ये एरोबिक एंड एनारोबिक। तो इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है और इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। समझे यहाँ पर पॉइंट फिर से, यानी कि जो ये साइटोप्लाज्म है एनारोबिक के केस में भी होता है और एरोबिक के केस में भी होता है। तो ये क्या है, जो साइटोप्लाज्म है दोनों के केस में क्या है, कॉमन है। फिर यहाँ पर देखो, ये जो ग्लूकोज है क्या है, ग्लूकोज। अब ये क्या है, हेक्सोकाइनेज क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। तो फिर ग्लूकोज पे जब यहाँ पर हम एंजाइम को क्या करते हैं, लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेट या फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है फास्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। फिर ये क्या करता है, फर्दर चीज़ों को तोड़ता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और कुछ एटीपी और एडीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी यानी कि ये क्या होते हैं, एनर्जी के क्वाइन होते हैं, जिससे हम पूरा, इसका नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट एंड एडेनोसिन डाईफास्फेट। समझ में। नेक्स्ट, ये फर्दर फिर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं एक एंजाइम की हेल्प से, जिसे
फ्रक्टोज काइनेज एंजाइम होता है। तो ये क्या होता है, चीज़ों को यानी कि जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है उसको तोड़ देता है किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। समझ में? तो ये कुल मिला के 9 या 10 स्टेप, 9 to 10 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होता है क्रेब्स साइकिल में CO2 प्लस H2O प्लस ATP के रूप में, और एथेनॉल, लैक्टेट, अमीनो एसिड सिंथेसिस, एलानिन। तो देखो अब दूसरा क्या है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को और किस किस नाम से जानते हैं, TCA साइकिल, TCA साइकिल, या ऑर्गेनिक एसिड साइकिल, या माइट्रोकांड्रियल रिस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट सिट्रेट एसिड साइकिल। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल को और किस किस नाम से जानते हैं। तुम्हें ये पता चल गया ना कि TCA साइकिल, ऑर्गेनिक एसिड या साइकिल, माइट्रोकांड्रियल रिस्पायरेशन। तो वह कौन सा रिस्पायरेशन है जिसे हम माइट्रोकांड्रियल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में आ गया क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, 2 ऑप्शन और दे दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, एक दे दिया नन ऑफ दीज दे दिया, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तुम क्या बताओगे, क्रेब्स साइकिल को माइट्रोकांड्रियल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। समझ में? अब देखो क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, तो इसके लिए क्या है, एक साइंटिस्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो उनका क्या नाम है, सर हैंस क्रेब्स डिस्कवर द इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल। यानी कि इस साइकिल में जो बीच में कंपाउंड यूज होता है, या जो उस बीच साइकिल में, उस पूरे चक्र में जो बीच में कंपाउंड होता है, उसकी डिस्कवरी सर हैंस क्रेब्स ने किया था। एसिटिल को एंजाइम, को ये का मतलब क्या होता है, को एंजाइम विथ रिएक्ट वो ये टू फॉर्म सिट्रेट। यानी कि जो एसिटिल को एंजाइम है, जब इसके साथ में वो ये के साथ में क्या होता है, रिजेक्ट करता है तो सिट्रेट बनाता है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। यानी कि क्रेब्स साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, सिट्रेट फर्स्ट, जो कि क्या होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। इट ऑपरेट्स इनटू मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकांड्रिया, और ये जो क्रेब्स साइकिल होता है माइट्रोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो इनमें O2 इज इन्वॉल्व, और इसमें क्या होता है, जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल में O2 क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, विदाउट O2 के नहीं हो सकता है। ऑपरेट प्लेस इन एरोबिक रिस्पायरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है, पूरा एक क्रेब्स साइकिल का पूरा एक डिज़ाइन दिया गया, यानी कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे हम क्या बोलते हैं, ETS सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे ETS के नाम से जानते हैं, ये क्या है, रिस्पायरेशन का तीसरा चरण होता है। इट टेक्स प्लेस इन द इनर माइट्रोकांड्रियल मेम्ब्रेन, और जो ये ETS रिस्पायरेशन होता है माइट्रोकांड्रिया के अंदर होता है। अंदर का मतलब वहाँ पे क्या होते हैं, उनमें जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जहाँ पर क्रिस्टी जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। माइट्रोकांड्रिया को ऐसे अगर हम ड्रा करें तो ऐसे एक स्ट्रक्चर है, अभी बना के दिखा। नेक्स्ट देखो ऐसे है। अब ये समझ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का आखिर में महत्व क्या होता है। इट रिलीज एनर्जी which is consumed in various metabolic process essential for plant life। अब प्लांट के जीवन में जो रिस्पायरेशन है कैसे महत्वपूर्ण है, जब प्लांट के अंदर क्या हो रही, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है। यानी कि जो रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट में भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तुमने पढ़ा ही अभी। नेक्स्ट, इट ब्रिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नेसेसरी कंपाउंड, और कुछ जो आवश्यक कंपाउंड है प्लांट के लिए, वो क्या है, उनके बनने के लिए भी क्या होता है, रिस्पायरेशन इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद में इट कन्वर्ट इनसॉल्युबल फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। जो प्लांट में रिस्पायरेशन इस पॉइंट के लिए भी महत्वपूर्ण है
कि जो उनमें इनसॉल्व चीज़ें हैं वो क्या हो जाए, सॉल्वेबल फॉर्मेट में हो जाए। इसलिए रिस्पायरेशन होना प्लांट के केस में क्या है, और इम्पॉर्टेंट, या प्लांट में रिस्पायरेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इट्स लिबरेट CO2 एंड प्ले अ पार्ट एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल। जब आप प्लांट में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, तो उनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि रिलीज, अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तभी तो अपने इसे जो कार्बन साइकिल है वो क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा। अगर क्या होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगा तो उनसे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, और जो बोल सकते कार्बन साइकिल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, अनबैलेंस या डिसबैलेंस हो जाएगी, इससे क्या होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए या समझ में आ गया होगा कि रिस्पायरेशन का प्लांट में महत्व क्या था। पहला पॉइंट ये बताओगे, ये क्या करता है, जब प्लांट में रिस्पायरेशन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। पहला वर्क ये बताओगे, जो प्लांट में, जब प्लांट में रिस्पायरेशन होता है तो उनमें जो इसेंशियल चीज़ें हैं, इसेंशियल कंपाउंड है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी बनती हैं। रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट के केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, जो कार्बन साइकिल है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।